दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे। सदी के महानायक कहे जाने वाले बॉलीवुड के शहंशाह सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भला कौन नहीं जानता। मेरे बाबा कहा करते थे कि दुनिया को अगर सीधा रखना हो तो उल्टा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं जब अमिताभ फिल्मों में किस्मत आजमा रहे थे तब उन्हें उनकी एक पारिवारिक गार्जियन का सहारा मिला जिनका नाम था इंदिरा गांधी। Was at Anand Bhavan in Allahabad and that whole association at that time. So that relationship started there and I shall always respect that and I always will until. जब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी सत्ता में आए तो उनका साथ देने के लिए अमिताभ भी अभिनय छोड़कर राजनीति के मैदान में कूद पड़े थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जुल्म, उस नाइंसाफी को दूर करने के लिए आज मैं अपनी पुलिस की वर्दी उतारकर राजनीति के मैदान में कूद पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाद के वर्षों में दोनों परिवारों के बीच इतना फासला आ गया कि वो एक दूसरे की बात तक नहीं करते हैं। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। क्या आप सोच सकते हैं कि अमिताभ की फिल्म स्टार पत्नी जया बच्चन ने संसद में समाजवादी पार्टी के कोटे से एंट्री की और चुनाव प्रचार में कांग्रेस व गांधी परिवार कर जमकर निशाना साधा। I might seem a little biased, but I think they have not been fair with me, so I think it's a very normal and a human reaction. और क्या आप यकीन करेंगे कि अमिताभ ने भी गांधी परिवार का साथ छोड़कर उनके धुर राजनीतिक विरोधियों से हाथ मिला लिया और मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। मैं प्रशंसा करना चाहूँगा मोदी जी की। जितने साल हमने और जितने दिन हमने गुजरात में गुजारे, एक भी राजनीतिज्ञ न कहीं हमारे आसपास दिखा और ना ही कभी कोई ऐसा अवसर मिला जहां पर हमें लगा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। क्या है देश का नंबर 1 अभिनेता और सबसे अव्वल रह चुकी राजनीतिक फैमिली के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की दास्तान, और क्यों बरसों से राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ रहे दोनों परिवारों की महिलाओं ने मिला लिए हैं हाथ। क्या धुल जाएंगे दोनों के मन के मैल? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के 2 दिग्गज परिवारों की। दोनों ही परिवार कई दशकों से नंबर 1 माने जाते हैं। एक को राजनीति में नंबर 1 होने का गौरव हासिल है तो दूसरे के पास मनोरंजन जगत की बादशाहत हासिल है। खास बात यह है कि दोनों ही परिवारों में यह ओहदा बुजुर्गों तक ही सीमित है और दोनों की ही अगली पीढ़ियां नाकारा साबित हो रही हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं राजनीति के सिरमौर गांधी परिवार और मनोरंजन जगत के सबसे सम्मानित बच्चन परिवार की। बात शुरू होती है इलाहाबाद के आनंद भवन से, जहां नेहरू परिवार और बच्चन परिवार की दोस्ती की नींव पड़ी। अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार के बेटों संजय और राजीव की दोस्ती बचपन से ही थी। पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि जब राजीव और संजय दून स्कूल से छुट्टियों में दिल्ली लौटते थे तो अमिताभ और उनके छोटे भाई अजिताभ उनके साथ 3 मूर्ति भवन के लॉन में क्रिकेट खेला करते थे। संजय ने अमिताभ को यूरोपीय सिनेमा से रूबरू करवाया, खासकर चेक, पॉलिश और रूसी फिल्मों से, जो उस वक्त गांधी परिवार के लिए खास तौर पर दिखाई जाती थी। अमिताभ को क्रेन्स आर फ्लाइंग जैसी युद्ध विरोधी फिल्में देखना याद है जिन्होंने उनके सिनेमा के प्रति नजरिए को बदला था। इस दोस्ती की सबसे मजबूत कड़ी थी अमिताभ की मां तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी की गहरी दोस्ती। तेजी और इंदिरा की नजदीकी इतनी ज्यादा थी कि जब 1968 में सोनिया गांधी भारत आई और राजीव से उनकी शादी हुई तो तेजी ने सोनिया की मां की रस्में निभाई। सोनिया करीब 1.5 महीने तक तेजी के साथ रही और उन्हें अपनी सगी मां और इंदिरा के बाद तीसरी मां का दर्जा दिया। यह रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं था बल्कि दिल से दिल तक जुड़ा हुआ था। अमिताभ जब बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा रहे थे तब हालात उनके हक में नहीं थे। 1960 के दशक के आखिर में
जब वो बैंक की नौकरी छोड़कर मुंबई पहुंचे तो निर्माताओं ने उन्हें सिरे से नकार दिया। 6 फुट 2 इंच का दुबला पतला अमिताभ उस दौर में भरे पूरे हैंडसम हीरो के फ्रेम में फिट नहीं बैठते थे और उस वक्त राजेश खन्ना जैसे सितारे छाए हुए थे। कई रिजेक्शन के बाद 1969 में अमिताभ को मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम में नैरेटर की भूमिका मिली, यानी पर्दे के पीछे की आवाज। उसी साल 7 हिंदुस्तानी में पर्दे पर आने का मौका मिला, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। 1970 में बॉम्बे टॉकी में छोटा सा रोल मिला, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुंबई की चकाचौंध में टिकना आसान नहीं था। अमिताभ के पास न पैसा था न कोई बड़ी प्रॉपर्टी, लेकिन कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर अपने दोस्त के बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में सेट करने में काफी मदद की थी। आखिरकार 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में अमिताभ को डॉक्टर भास्कर बैनर्जी का किरदार मिला। छोटा लेकिन दमदार किरदार था। आनंद, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं, बक बक करता रहूं तुम्हारे साथ। अमिताभ ने इसे दिल से निभाया और रातों रात मशहूर हो गए। लेकिन इसके बाद अमिताभ ने 1973 में सफलता हासिल की जंजीर के जरिए, जब उन्हें एंग्री यंग मैन का खिताब मिला। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम धीरे धीरे फीका पड़ रहा था और अमिताभ नंबर 1 की कुर्सी पर आ बैठे। 1973 में अमिताभ ने जया भादुड़ी से शादी की। शादी की गेस्ट लिस्ट बहुत छोटी थी, लेकिन संजय गांधी गांधी परिवार की तरफ से वहां मौजूद थे। जब भी संजय मुंबई आते, अमिताभ अपनी फिएट कार में उन्हें लेने पहुंच जाते थे। फिर आया आपातकाल। 1975 में आपातकाल लगने के बाद अमिताभ को सत्ता की नजदीकी का फायदा तो मिला, लेकिन मीडिया ने उन्हें निशाने पर ले लिया। लोग कहने लगे कि वो इंदिरा की सियासत का फायदा उठा रहे हैं। आपातकाल के बाद हुए 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इंदिरा को लग रहा था कि नई सरकार उनसे और उनके परिवार से बदला लेगी। ऐसे में उन्होंने जन समर्थन जुटाने की ठानी। इस मुश्किल वक्त में इंदिरा को अपनी पुरानी सहेली तेजी बच्चन की याद आई। संजय ने सुझाव दिया कि एक जनसभा में बच्चन परिवार को बुलाया जाए ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। संजय को यकीन था कि इंदिरा के कहने पर की देरी है और तेजी फौरन हाँ कर देंगी, लेकिन तेजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे अमिताभ के फिल्मी करियर पर बुरा असर पड़ेगा। राशिद किदवई लिखते हैं कि तेजी का यह जवाब गांधी परिवार को बहुत चुभा था। इंदिरा को अपनी सहेली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। 1980 में जब इंदिरा फिर सत्ता में आई तो उन्होंने तेजी को दरकिनार कर नरगिस को राज्यसभा भेजकर एक तरह से जवाब दिया था। यह वो पहला मौका था जब दोनों परिवारों के बीच दरार की शुरुआत हुई। फिर आया 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। राजीव गांधी को फौरन प्रधानमंत्री बना दिया गया और उन्होंने दिसंबर 1984 में चुनाव करवा दिया। उस लोकसभा चुनाव में राजीव को इंदिरा की हत्या से उपजी सहानुभूति का फायदा मिला, लेकिन राजीव कुछ ऐसे चेहरों को मैदान में उतारना चाहते थे जो विपक्ष के दिग्गजों को टक्कर दे सके। उनके चचेरे भाई अरुण नेहरू ने सुझाव दिया कि इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को उतारा जाए। राजीव ने अमिताभ को फोन किया और बस एक कॉल में अमिताभ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। अरुण नेहरू का मानना था कि अमिताभ खुद भी सियासत में आना चाहते थे। इलाहाबाद में उनकी रैलियों में हजारों लोग उमड़ते थे, लेकिन ज्यादातर लोग इसे तमाशा समझ रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि अमिताभ जीत पाएंगे। तभी जया बच्चन प्रचार के लिए इलाहाबाद पहुंची। उन्होंने एक मंजे हुए नेता की तरह घर घर जाकर वोट मांगे। कहा, मैं आपकी बहू हूं और मुझे इलाहाबाद से मुंह दिखाई चाहिए, लेकिन मुंह दिखाई में पैसे नहीं, मुझे वोट दीजिए। दोनों की मेहनत रंग लाई और अमिताभ ने बहुगुणा को हरा दिया। इलाहाबाद से संसद बनने के बाद अमिताभ का सियासी रसूख बढ़ गया। उनके इर्द गिर्द चाटुकारों की भीड़ लग गई जो
मंत्रियों से लेकर अफसरों तक के ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल देने लगे। इससे कांग्रेस के सीनियर नेता नाराज होने लगे। इनमें सबसे बड़े नाम थे राजीव सरकार के वित्त मंत्री वीपी सिंह। वीपी सिंह भी इलाहाबाद से थे और पहले वहां से सांसद रह चुके थे। इलाहाबाद और यूपी दोनों ही अमिताभ और वीपी सिंह के लिए कॉमन ग्राउंड थे। चूंकि अमिताभ राजीव से ज्यादा नजदीक थे, इसलिए वीपी सिंह को अपने लिए खतरा लगने लगा था। उधर वीपी सिंह का बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी से भी झगड़ा चल रहा था। वीपी सिंह भ्रष्टाचार और बड़े उद्योगपतियों के जो मनमानी थी उसके एकाधिकार के खिलाफ थे। इसके लिए उन्होंने धीरूभाई की पुरानी फाइलें खुलवानी शुरू कर दी थी। वीपी सिंह के करीबी चुपके यह भी अफवाह उड़ाने लगे कि अमिताभ और उनके भाई अजिताभ ने स्विस बैंक में करोड़ों रुपया जमा कर रखा है। वीपी सिंह के इशारे पर अमेरिका की प्राइवेट जासूसी एजेंसी फेयरफैक्स ग्रुप ने अमिताभ की कथित तौर पर जो स्विस प्रॉपर्टी थी उसकी जांच भी करवाई थी। अफवाहें उड़ी कि फेयरफैक्स को मैग्नेट एडॉल ब्रदर्स नाम की एक कंपनी के स्विस अकाउंट में 650 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बच्चन परिवार और कुछ इटालियन लिंक वाली कंपनी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसी कोई कंपनी होने का कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी इन अफवाहों ने अमिताभ की मुश्किलें बढ़ा दी थी। वीपी सिंह की नीतियों की वजह से अमिताभ और धीरूभाई दोनों की परेशानियां बढ़ रही थी। राजीव गांधी को धीरूभाई पसंद नहीं थे, जिससे धीरूभाई की मुश्किलें और बढ़ गई। अपने धंधे को बचाने के लिए धीरूभाई को राजीव से दूरी खत्म करनी थी और यह काम सिर्फ अमिताभ ही करवा सकते थे। इस तरह वीपी सिंह की वजह से धीरूभाई और अमिताभ एक साथ आ गए। अक्टूबर 1986 में अमिताभ ने धीरूभाई और राजीव गांधी की मुलाकात करवाई। यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट बताऊं आपको कि धीरूभाई अंबानी राजीव गांधी से मिलने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप को 4 करोड़ रुपए में स्पॉन्सर किया था, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम थी, और केवल इस शर्त पर स्पॉन्सर किया था कि उन्हें राजीव गांधी के बगल में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। लेकिन अमिताभ ने उनकी मुलाकात इससे बहुत पहले करवा दी, क्योंकि वर्ल्ड कप 1987 में होना था और अंबानी जी ने यह पैसा 1984 में जमा कर दिया था। इस मीटिंग में धीरूभाई अंबानी ने राजीव के मन में एक शक का बीज डाला कि वीपी सिंह उनकी पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, उनके पीठ पीछे गद्दारी कर रहे हैं। अमिताभ की मुश्किलें बढ़ना यानी राजीव की मुश्किलें बढ़ना। अगर अमिताभ को टारगेट कर रहे थे तो यह सीधा टारगेट थे राजीव। राजीव गांधी को यह बात समझ में आ गई कि अमिताभ को निशाना बनाकर उनकी साख गिराने की साजिश हो रही है। धीरे धीरे राजीव ने अपनी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री वीपी सिंह की पावर छीननी शुरू कर दी। हालात ऐसे बने कि 1987 में वीपी सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के 4 दिन बाद ही बोफोर्स स्कैम सामने आ गया। बोफोर्स स्कैम में इल्जाम लगा कि स्वीडन की हथियार कंपनी एबी बोफोर्स ने इंडियन आर्मी का 1437 करोड़ तो कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए इंडियन एजेंट्स और नेताओं को मोटी रकम कमीशन के तौर पर दी है। स्वीडिश अखबार डॉन्स नेटर ने दावा किया कि रिश्वत के पैसे जिन अकाउंट्स में गए हैं उनमें से एक अमिताभ बच्चन का भी था। आखिरकार तंग आकर 1987 में अमिताभ ने सांसदी छोड़ दी और सियासत को तौबा कर ली। यहाँ 2 थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी यह है कि अमिताभ ने राजीव और सोनिया की मर्जी के खिलाफ इस्तीफा दे दिया। दूसरी थ्योरी का जिक्र किया है राजीव गांधी के करीबी रहे राजनेता माखन लाल फतेदार ने। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने ट्रिक से अमिताभ से इस्तीफा दिलवाया। राशिद किदवई ने फतेदार के हवाले से कहा कि राजीव गांधी ने एक बार अमिताभ को बुलाया और उनसे कहा कि फतेदार चाहते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो। फतेदार हैरान रह गए कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अमिताभ भी चौंके और कहा कि अगर फतेदार जी चाहते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, बताइए कहाँ साइन करना है। इसके बाद अमिताभ ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। बोफोर्स स्कैम के बाद अमिताभ को स्विट्जरलैंड छोड़ना पड़ा और वो लंदन जाकर बस गए। वहां उन्होंने डॉन्स नेटर के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। 3 साल बाद फैसला आया और उसमें अमिताभ की जीत हुई। अखबार ने
सार्वजनिक तौर से माफी मांगी और कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के किसी शख्स ने उन्हें गलत जानकारी दी थी। 2012 में बोफोर्स स्कैम को उजागर करने वाली पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने भी दावा किया था कि अमिताभ को इस मामले में झूठा फंसाया गया था। उनके मुताबिक स्वीडिश पुलिस के पूर्व चीफ स्टेन लिंडरट्रॉप ने, जिन्होंने 350 से ज्यादा दस्तावेज लीक किए थे, उनकी रिपोर्ट्स में सिर्फ 5 स्विस अकाउंट थे। लेकिन इंडियन जांच टीम ने 6ठा अकाउंट जोड़ दिया और उसे अमिताभ का नाम बताकर अखबारों में प्लांट करवाया। ये लोग कौन थे, ये कभी सामने नहीं आया। चित्रा ने यह भी कहा कि बच्चन परिवार को फंसाने के लिए उन पर भारी दबाव डाला गया था। बोफोर्स स्कैम की वजह से राजीव गांधी की सरकार की साख को बड़ा झटका लगा। 1989 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। मजेदार बात यह थी कि वीपी सिंह, जिन्होंने राजीव से मनमुटाव के बाद कांग्रेस छोड़ी थी, जनता दल गठबंधन की सरकार में देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह की सरकार में अमिताभ बच्चन को खूब परेशान किया गया। उनके पुराने केसेस खोल दिए गए। स्विट्जरलैंड में 45 लाख का फ्लैट खरीदने के जो कथित आरोप थे, उसके खिलाफ उन पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा का मुकदमा ठोका गया। अमिताभ ने सियासत छोड़कर फिल्मों पर फोकस करना शुरू कर दिया। लेकिन बोफोर्स की बदनामी ने उनकी साख को गहरा धक्का पहुंचाया था। डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी फिल्में खरीदने से कतराने लगे थे। कई एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने से बचने लगे थे। 1988 में उनके दोस्त टीनू आनंद ने उन्हें अपनी एक फिल्म शहंशाह में लीड रोल में लिया। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हालांकि सियासी हंगामे भी हुए इसके रिलीज के समय, लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट रही। अगले साल 1999 में 3 फिल्में अमिताभ की रिलीज हुई, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और जादूगर। मैं जादूगर है मेरा नाम दोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। लेकिन तीनों ही फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लोग कहने लगे अमिताभ का टाइम खत्म हो गया। उस समय एक मैगजीन आती थी, द इलस्ट्रेटेड वीकली। उस मैगजीन ने कवर पर अमिताभ को छापा और लिखा फिनिश्ड। लेकिन 1990 में अग्निपथ ने सबको चौंका दिया। नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, मां का नाम सुहासिनी जॉन। विजय दीनानाथ चौहान का किरदार इतना दमदार था कि अमिताभ को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद 1991 में फिल्म हम आई, जो ब्लॉकबस्टर रही। इसका गाना जुम्मा चुम्मा दे दे हर गली नुक्कड़ पर बजता था। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। इसी साल अमिताभ लंदन में थे, बोफोर्स से जुड़े मानहानि केस की सुनवाई के सिलसिले में। तभी उन्हें खबर मिली कि राजीव गांधी की हत्या हो गई है। वो फौरन वापस आए और प्रियंका के साथ मिलकर राजीव गांधी के अंतिम संस्कार का जिम्मा संभाला, ताकि राहुल अपनी मां सोनिया के साथ आराम कर सके। अमिताभ ने सोनिया को सलाह दी कि वो राजनीति में न उतरे। सोनिया भी सियासत से दूर रहना चाहती थी। उन्होंने राजीव की याद में राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया, जिसमें शुरू में अमिताभ भी ट्रस्टी थे। 1992 में खुदा गवाह रिलीज हुई, तो उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट बनी। इस मौके पर अमिताभ ने राजीव को याद करते हुए बताया था कि कैसे राजीव गांधी ने अफगानिस्तान में उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मदद की थी। राजीव ने वहां के प्रेसिडेंट, जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नजीबुल्लाह, उनको फोन करके अमिताभ की सुरक्षा का इंतजाम करवाया था। राजीव की हत्या के बाद अमिताभ फिल्मों और भारत से भी दूर चले गए। उन्होंने 5 साल तक का ब्रेक लिया और अमेरिका में रहे, लेकिन वहां जाकर वो शांत नहीं बैठे। वहां उन्होंने अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट का ख्वाब देखा, एक ऐसी कंपनी जो 1000 करोड़ की होगी, फिल्म प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ करे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो प्रोफेशनलिज्म से दूर है उसको प्रोफेशनल बनाए। इस तरह शुरू हुई अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ABCL। I really never realized that I would have to contend with it at some point in time, because you're really wanting to evaluate yourself in terms of money. अमिताभ ने अपने नाम की साख पर इन्वेस्टर्स से मोटा पैसा जुटाया
पहले साल कंपनी ने 15 करोड़ का मुनाफा कमाया, लेकिन मिसमैनेजमेंट और कई फ्लॉप फिल्मों की वजह से एबीसीएल घाटे में डूबने लगी। 1996 में एबीसीएल ने मिस वर्ल्ड कंपटीशन इंडिया में करवाया। इवेंट हिट रहा, लेकिन एक रात में ही 7 करोड़ का नुकसान हो गया। I was given an impression that it would be a financial success, but when we saw the books and the accounts at the end of the day, it wasn't so. लेकिन गांधी और बच्चन परिवार के बीच असली खटास 1997 में सामने आई। 18 फरवरी 1997 को सोनिया ने बेटी प्रियंका की शादी रॉबर्ट वाड्रा से तय की थी। गांधी परिवार ने शादी की तारीख पहले से फिक्स कर रखी थी। उसी वक्त अमिताभ ने अपनी बेटी श्वेता की शादी निकुल नंदा से तय कर दी। दिसंबर 1996 में सगाई हुई और 17 फरवरी 1997 को शादी। राशिद किदवई लिखते हैं कि लोग कहने लगे कि बच्चन परिवार ने जानबूझकर श्वेता की शादी प्रियंका की शादी से ठीक एक दिन पहले रखी है। इससे सोनिया को बहुत नाराजगी हुई। गांधी परिवार से कोई भी श्वेता की शादी में नहीं गया। हालांकि अमिताभ बेटी की शादी के दूसरे दिन प्रियंका की शादी अटेंड करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। 1999 में अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी का प्रीमियर था। अमिताभ और जया ने सोनिया गांधी को न्योता भेजा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। साथ ही यह कहलवाया कि कांग्रेस की नीति के मुताबिक वो होटल में किसी प्रोग्राम में नहीं जाती। 1997 में जब अमिताभ ने एबीसीएल के बैनर तले मृत्युदाता बनाकर कमबैक करने की कोशिश की, तो फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो गई। इंडिया टुडे ने लिखा, बॉलीवुड का आखिरी सुपरस्टार भी खत्म। 1999 तक एबीसीएल 70.82 करोड़ के घाटे में था, जबकि उसकी कुल वैल्यू सिर्फ 60.52 करोड़ ही थी। जब बैंकों ने कर्ज वापस मांगा तो अमिताभ BIFR यानी ब्यूरो फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास गए और एबीसीएल को सिख कंपनी घोषित करने की गुजारिश की। लेकिन इससे उनके जूहू वाले घर प्रतीक्षा पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि वो खुद लोन के पर्सनल ग्रांटर थे। ऐसे में उनके मददगार बनकर आए अमर सिंह। अमर सिंह ने अमिताभ को सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय और रिलायंस के अनिल अंबानी से मिलवाया। अमिताभ का बंगला तो बच गया और उन्हें सहारा का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अमिताभ मानते हैं कि उस मुश्किल वक्त में अमर सिंह ने उनका बहुत साथ दिया था। जब अमिताभ कर्ज के बोझ तले दबे थे, तब उन्होंने अपने पड़ोसी यश चोपड़ा से कहा, यार मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूं, मुझे काम चाहिए। यश ने अपने बेटे आदित्य की फिल्म मोहब्बतें में उन्हें रोल दिलवाया। तुमने मुझे सही परखा मिस्टर आर्यन। मुझे भी तुम्हारी तरह मुश्किलों का सामना करने में बहुत मजा आता है। साथ ही अमिताभ ने टीवी की दुनिया में भी कदम रखा। 2 जुलाई 2000 को कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ। इसकी व्यूअरशिप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ ही सालों में अमिताभ ने सारा कर्जा चुका दिया। 1999 में बीबीसी के एक पोल में अमिताभ को सदी का सबसे बड़ा स्टार चुना गया। यहीं से उन्हें सदी के महानायक का खिताब मिला। इस बीच अमर सिंह की मदद ने उन्हें बच्चन परिवार का खास बना दिया था। अमिताभ उन्हें छोटा भाई कहने लगे और जया बच्चन उन्हें देवर मानने लगी। 2004 में अमर सिंह के सपोर्ट से जया ने सियासत में कदम रखा और समाजवादी पार्टी के टिकट से राज्यसभा सांसद बन गई। हालांकि अमिताभ नहीं चाहते थे कि जया सियासत में उतरे, लेकिन अमर सिंह ने उन्हें मना लिया। अमर सिंह बच्चन परिवार के करीबी बन गए थे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार से उनकी दूरी बढ़ती चली गई। जब एबीसीएल और अमिताभ मुसीबत में थे, तब गांधी परिवार ने उनकी कोई मदद नहीं की। सोनिया गांधी को लगता था कि राजीव गांधी की हत्या के बाद बच्चन परिवार ने उनका साथ नहीं दिया। पैसे के लेन देन ने भी दोनों परिवारों में खटास डाल दी। 2004 में जब कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, तो अमिताभ को एक के बाद एक टैक्स नोटिस भेजने शुरू हो गए। 2005 में जब वो आंत की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में थे, तब भी उन्हें 4.5 करोड़ का नोटिस थमा दिया गया। हॉस्पिटल के बेड से ही उन्होंने वो पैसा भरा था। कभी उनके 2.7 लाख के चश्मे के लिए नोटिस आया, तो कभी अभिषेक को गिफ्ट की हुई कार के लिए। 2006 तक बच्चन परिवार को 37 इनकम टैक्स नोटिस मिल चुके थे।
2000 में अमिताभ ने पुणे के लोनावाला में 24 एकड़ खेती की जमीन खरीदी थी, लेकिन महाराष्ट्र का नियम है कि खेती की जमीन सिर्फ किसान ही खरीद सकता है। 2005 में पुणे अथॉरिटी ने उन्हें नोटिस भेजा कि आप साबित करें कि आप किसान हैं। अमिताभ ने दावा किया कि वो उत्तर प्रदेश के किसान हैं और बाराबंकी के दौलतपुर में उनकी अपनी जमीन भी है। उन्होंने बाराबंकी डीएम का लेटर भी दिखाया जिसमें लिखा था कि 1982 से वहाँ उनकी जमीन है। लेकिन 2007 में फैजाबाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि बाराबंकी में जमीन का ट्रांसफर गैर कानूनी था। वो जमीन पंचायत की थी जो गरीबों को दी जानी थी, लेकिन मुलायम सिंह सरकार ने उसे अमिताभ को दे दिया था। अमिताभ को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अमर सिंह और मुलायम से नजदीकियों की वजह से बच्चन परिवार को टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग कहते थे कि अमर सिंह ने जया को गांधी परिवार के खिलाफ भड़काकर दोनों परिवारों के रिश्ते खराब किए। हालांकि अमर सिंह हमेशा इन इल्जामों से इनकार करते रहे। 2010 में अमिताभ गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। इससे कांग्रेस नाराज हो गई। उन्हें लगा अमिताभ नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। जब सवाल उठे तो अमिताभ ने कहा कि मोदी सेक्युलर है। उन्होंने कई ट्वीट्स में कांग्रेस की गठबंधन सरकार को महंगाई, रुपये की कीमत और पेट्रोल डीजल के मुद्दों पर घेरा था। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 2016 में पनामा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन में अमिताभ और उनकी बहू ऐश्वर्या राय का भी नाम आया था। दावा किया गया कि दोनों टैक्स हेवन देशों में जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बहामास आदि में कंपनियों के डायरेक्टर हैं। पनामा पेपर्स की करोड़ों लीक फाइल्स में खुलासा हुआ कि 1993 में यानी एबीसीएल शुरू होने से भी पहले अमिताभ को 4 ऑफशोर शिपिंग कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से एक कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में थी, 3 बहामास में। अमिताभ इन कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। इन कंपनियों ने लाखों डॉलर के जहाज खरीदे और बेचे। अमिताभ ने कहा कि उन्हें इन कंपनियों की कोई जानकारी ही नहीं है। शायद उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला कि 1994 में 2 कंपनियों की बोर्ड मीटिंग्स में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमिताभ भी शामिल हुए थे। ट्रंप शिपिंग कॉरपोरेशन बहामास में 1994 में नाइल शिपिंग कॉरपोरेशन से एक जहाज खरीदा और यह कंपनी अमिताभ बच्चन की थी। पनामा पेपर्स में एमिक पार्टनर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी का भी जिक्र है, जिसके डायरेक्टर ऐश्वर्या के माता पिता और उनके भाई थे। कंपनी मई 2005 में बनी थी और 2005 में दुबई में चारों डायरेक्टर्स की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें ऐश्वर्या उनकी मां को शेयर होल्डर बनाया गया था। ऐश्वर्या ने अपना नाम मिसेस ए रॉय करने को कहा था ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। 2008 में यह कंपनी बंद हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अमिताभ को नोटिस भेजा और ईडी ने ऐश्वर्या राय को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस मामले में आगे कुछ नहीं हो सका। सोनिया गांधी तेजी बच्चन को अपनी तीसरी मां मानती थी। जब तक तेजी बच्चन जिंदा थी तब तक दोनों परिवारों के रिश्ते सुधरने की कुछ उम्मीद भी थी, लेकिन 21 दिसंबर 2007 को तेजी की मौत के साथ ही 4 पीढ़ियों का लंबा रिश्ता टूट गया। हालांकि समय के साथ कुछ बदलाव आए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी से सांसद रहीं और कई बार गांधी परिवार के खिलाफ भी बोली, लेकिन 2019 में उनकी बेटी श्वेता बच्चन और सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा एक सामाजिक इवेंट में साथ नजर आई। दोनों की दोस्ती की खबरें उड़ी। कहा गया कि अगली पीढ़ी पुरानी करवाहट को भुलाकर नए रिश्ते सुधारना चाहती है। जुलाई 2024 में जब संसद में मोदी सरकार का विरोध हो रहा था तो सोनिया और जया बच्चन गलबैया करती भी दिखी। दोनों की इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अमिताभ की फिल्मों ने उन्हें करोड़ों फैंस का प्यार दिलाया, लेकिन उनकी पब्लिक लाइफ में 2 बड़े इल्जाम लगते रहे। पहला, वो नेताओं से नजदीकी का फायदा उठाते थे और काम निकलने पर
उनका साथ छोड़ देते थे। उन पर दूसरा आरोप था टैक्स और फाइनेंशियल मामलों की गड़बड़ियों का, जिनमें उनका नाम बार बार आता था। फिर भी अमिताभ बच्चन का जलवा आज भी बरकरार है। 80 की उम्र पार करने के बाद भी वो फिल्मों और टीवी में छाए हुए हैं। आइकॉन वो है जिसमें जमीन से उठकर आसमान छूने का जुनून होता है। दोनों परिवार की कहानी बताती है कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही वक्त के साथ बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है अमिताभ का स्टारडम और गांधी परिवार की सियासी विरासत। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपके पास कोई और महत्वपूर्ण जानकारी है तो वह भी हमें कमेंट करके लिखिएगा, ताकि हम इसे अपने अगले वीडियो में शामिल कर सकें। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।